गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां पे हम ऑपरेटिंग और कंबाइंड लीवरेज तक पहुंचे थे। फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा बाकी है एक सेकेंड, बस मेरी स्लाइड शेयरिंग वाली ओपन हो जाए। लीवरेज हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने कंबाइंड लीवरेज पढ़ लिया है, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज सारे पढ़ लिए। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, जिसमें हम डिविडेंड मॉडल पढ़ रहे थे, उसका हमारा कुछ पेंडिंग है, तो उस पर बात कर लेते हैं। लाइक ये दिस वन, कल हमारा जो डिविडेंड चल रहे थे उसमें हमारा वॉल्टर मॉडल हो गया था, गॉर्डन मॉडल हो गया था। लास्ट हमारी अब ट्रेडिशनल अप्रोच बाकी थी, ट्रेडिशनल या रेजिडुअल अप्रोच। तो उसमें हमारा क्या चल रहा था कि ट्रेडिशनल या रेजिडुअल अप्रोच कहें या फिर एमएम हाइपोथेसिस, सब एक ही चीज होती है, ठीक है। उसमें हमारा लास्ट ये चल रहा था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि डिविडेंड डिसीजन का जो भी, ये हमने कल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा था, उसी के आगे का ही एक पेज मिसिंग था, वही आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसका ये था कि जो डिविडेंड डिसीजन होता है उसका शेयर होल्डर की वेल्थ पर या शेयर्स के प्राइस पर एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो और ये इट इज देयरफॉर इट इज इररिलेवेंट, जिससे कि जो भी फर्म का वैल्यूएशन होता है उस पार्ट पर से ये इररिलेवेंसी इसकी होती है। तभी ध्यान दो तुम लोग, जो हमने स्टार्टिंग में डिविडेंड मॉडल पढ़ाए थे तब ये बताया था कि दो टाइप की हमारी अप्रोचेज होती है, एक रेलेवेंस अप्रोच, दूसरी इररिलेवेंस अप्रोच। तो जो हमारी इररिलेवेंस अप्रोच होती है वो हमारी यही होती है जिसमें कि हम ट्रेडिशनल या रेजिडुअल अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच हमारी क्या कहती है कि डिविडेंड डिसीजन पर का जो भी हमारी फर्म है उस पर कोई भी उसकी वेल्थ पर एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, या फिर प्राइस पर। तो ये भी कह सकते हैं कि डिविडेंड डिसीजन को इस मॉडल या इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से लिया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फिनेंसिंग के पार्ट पर है कि फर्म को जो फंड्स की जरूरत होती है फॉर देयर फिनेंसिंग डिसीजन, उस पार्ट पर, ठीक है। तो और जो अर्निंग्स होती हैं वो बेसिकली अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, फॉर री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तुम लोगों को अगर याद हो तो हमने दो चीजें पढ़ाई थी डिविडेंड से रिलेटेड, एक होता है हमारा पे आउट रेशियो, एक होता है हमारा रिटेंशन रेशियो। फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, रिटेंशन रेशियो हमारा वो रेशियो होता है जो हम रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में अपने पास रखते हैं। पे आउट रेशियो हमारा वो रेशियो होता है जो हम पेमेंट के फॉर्म, डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। शेयर होल्डर हो गए, इक्विटी, प्रेफरेंस, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब हम इस मॉडल की बात करते हैं। ये हमारा रेजिडुअल डिसीजन होता है कि हम कितना डिविडेंड के फॉर्म में पे करते हैं और क्या कुछ रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में अपने पास रखते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये भी था कि इन्वेस्टर्स जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं या जो भी रिटेन अर्निंग के फॉर्म में वो अपने पास रख रहे हैं उस पर उसका एज सच कोई भी कोई एक बिगे मतलब वो उन दोनों ही डिसीजन में, रिटेंशन रेशियो या डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी टाइप का कोई क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। इनका जो मेन फोकस क्या होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, ठीक है। इसके बाद का जो पेज था वो हमारा मिस था, तो वो नेक्स्ट पेज यहां से है। वेट अ मिनट, हाँ हाँ, उनका मेन फोकस यही होता है कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है उस पर वो मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सके। अगर फर्म को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस केस में क्या कर सकते हैं, फर्म हायर रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और हाँ बच्चों, एक मिनट रुकना, एक मिनट।
तो मेन फोकस क्या होता है कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है उस पर वो क्या करें, ज्यादा से इस टाइप से इन्वेस्टमेंट वहां करें, या जो भी उनका पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो या रिटेन अर्निंग जो वो अपने पास रख रहे हैं उसमें जो भी फिनेंसिंग है वो ऐसा करो। इस अप्रोच को डायरेक्ट हम एमएम मॉडल पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल पढ़ रखा है, तो डायरेक्ट उस अप्रोच से एक्सप्लेन करते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है, एजम्पशन बेसिस पर ही है। इस जब हमने वॉल्टर मॉडल पढ़े और गॉर्डन मॉडल पढ़े, वो मॉडल कुछ पार्ट पर क्या थे, उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनमें क्रिटिसिज्म था तो उसके बाद कोई एक मॉडल या कोई एक अप्रोच फाइनली नेक्स्ट आनी ही थी। तो वो जो अप्रोच आई जिसे हमने कहा मिलर एंड मोदिग्लियानी अप्रोच या एमएम अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड पॉलिसी होती है उसका कोई भी इफेक्ट शेयर के जो शेयर्स का प्राइस होता है, मींस मार्केट प्राइस होता है, या जो फर्म की वैल्यू होती है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, या साथ ही साथ फर्म की जो भी अर्निंग कैपेसिटी या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोदिग्लियानी एंड मिलर, इनका ये कहना था जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो कंडीशन है वो एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट है जिसमें रैशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि घूम रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ टैक्स की प्योरली एब्सेंस रहती है, किसी भी टाइप की टैक्स की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का एप्रिसिएशन होता है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है। तो इस हिसाब से जो जो अभी कंडीशंस डिस्कस हुई, लाइक परफेक्ट कैपिटल मार्केट, रेशनल इन्वेस्टर्स और एब्सेंस ऑफ टैक्स, तो इन सब के चलते ये था कि जो भी डिविडेंड डिसीजन फर्म ले रही थी उसका जो भी शेयर्स का प्राइस था उस पर किसी टाइप का कोई भी क्या हुआ, इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब एजम्पशन ऑफ एमएम अप्रोच, कुछ बेसिक से एजम्पशंस थे एमएम अप्रोच के, वो क्या क्या थे। सबसे पहला है हमारा परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट मींस इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फर्म जिस जहां पे लाई कर रही है वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, ठीक है, वहां किसी भी टाइप की एज सच कोई भी मींस वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर द फर्म, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो या कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये सब कोई भी लाई नहीं कर रही हैं या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैपिटल मार्केट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कैपिटल मार्केट में ये भी होता है कि जो भी शेयर्स का मार्केट प्राइस है उसका किसी भी इन्वेस्टर पर एज सच कोई बिग इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एजम्पशन है नो टैक्सेस। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी परफेक्ट कैपिटल मार्केट है वहां पे हमारा किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो हमारी टैक्स रेट्स हैं लाइक कैपिटल गेन्स या डिविडेंड्स में, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। दैट मीन्स इन्वेस्टर की जो रुपए के वैल्यू ऑफ रुपी ऑफ डिविडेंड मीन्स जो डिविडेंड की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, इन कंपैरिजन टू जो उसको कैपिटल पर गेन हो रहा है, मीन्स जो उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है फर्म को या शेयर होल्डर को, वो कितना, वो क्या ज्यादा मिल रहा है किससे, जो भी कैपिटल गेन पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक और चीज फर्म की नेक्स्ट एजम्पशन ये था एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग कि फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस या अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है नो रिस्क। एक ये भी एजम्पशन था कि फर्म, ऑब्वियस सी बात है, फर्म क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट में लाई कर रही है, दैट मीन्स कोई भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो भी जितने भी टाइप की इंफॉर्मेशन होंगी वो फर्म के लिए फ्रीली अवेलेबल होंगी, किसी भी टाइप की कोई भी कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी इनकर नहीं करेगी, कोई भी टैक्स नहीं होगा, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिस्क फ्री होगा, मींस किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी का कोई भी रिस्क जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या था, आर्गुमेंट्स भी जनरेट हुए मिलर मोदिग्लियानी अप्रोच के लिए। क्या क्या आर्गुमेंट्स थे, लाइक मींस एमएम ने मींस मोदिग्लियानी और मिलर हाइपोथेसिस ने इस हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए, क्या थे, दैट व्हाटएवर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म results from the payment of dividend will be exactly offset by the decline in the market price of share because of external financing and there will be no charge in the total wealth of the shareholder। इस अप्रोच में क्या आर्गुमेंट्स दिए गए कि एक्सटर्नल फिनेंसिंग के चलते जो भी
शेयर होल्डर की टोटल वेल्थ थी उसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्या था इफेक्ट या कोई भी चार्ज या कोई भी कॉस्ट नहीं लगी। साथ ही साथ जो क्या कह सकते हैं जो भी वैल्यू ऑफ द फर्म थी, ठीक है, क्या थी वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर पेइंग डिविडेंड, जो भी फर्म की वैल्यू थी जब फर्म ने डिविडेंड पे कर दिया है अपने शेयर होल्डर को, उसको ट्रेड ऑफ किया गया या उसको सेट किया गया किससे, मार्केट प्राइस जो भी शेयर्स का था उसमें जो भी डिक्रीमेंट हो रहा था, डिक्रीमेंट भी नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फर्म एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर चल रही थी। ठीक है, अच्छा अब है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, P इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन I क्या कह सकते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा वो तुम्हें मिलेगा, पेज थोड़े से एक सेकेंड, पेजेस में प्रॉब्लम ये है कि बीच के पेज प्रॉपर ओपन नहीं है। ठीक है, तो क्या है, P हमारा मार्केट प्राइस है, D हम क्या कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो हमारा टाइम पीरियड है उसके लास्ट में जो भी हम डिविडेंड पे कर रहे हैं या जो भी हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मींस डिविडेंड यहाँ रिसीव की बात हो रही है। ठीक है, P1 क्या है हमारा, देखो दो टाइप के हैं, एक P नॉट है एक P1 है। P नॉट हमारा क्या है, किसी भी टाइम पीरियड के बिगनिंग में जो मार्केट प्राइस है शेयर का, ठीक है, और P1 हमारा क्या है, किसी भी टाइम पीरियड के एंड में जो भी मार्केट प्राइस है शेयर का। ठीक है, के हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट है। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक क्या होगा, ये इधर आई अपॉन 1 प्लस के, ये क्या होगा, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो क्या बन जाएगा, P नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस के माइनस D1, क्योंकि इधर प्लस में था, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा और हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस के माइनस D1। याद रखना P नॉट P0 या P नॉट का सेम चीज, और D1 P1 D1 का मेन फर्क यही है कि अगर P1 लिखा हुआ है तो वो एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड है, जो भी गिवन टाइम पीरियड होगा, अगर P नॉट है तो वो हमारा इन द बिगनिंग होगा। ठीक है, अब अगर एक और चीज, ये तो हमारा नॉर्मल केस हो गया जबकि हमें शेयर के प्राइस निकालने होंगे। MM हाइपोथेसिस को एक और फॉर्मूले के थ्रू भी क्या किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया, लाइक अगर हमने फर्म ने इक्विटी शेयर का न्यू इशू लॉन्च किया हो तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो उसका अगर हमें वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स M की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू I माइनस विद इन ब्रैकेट E माइनस ND1 अपॉन P1। अब इसी वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा एक काम करो बच्चों, तुम लोग ये मत करो, तुम लोग सिर्फ बेसिक वाला ये फॉर्मूला करो, सिर्फ इतना, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस के माइनस D1। ठीक है, के हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट वगैरह हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो दो जगह से पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए क्वेश्चन अभी एक बार देख लो और समझ भी लो, चाहे तो नोट भी कर लो, क्योंकि अभी फिर जब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो दूसरे पेज पर है। ठीक है, और एक और चीज बता दें, ये जो है ये एक और चीज इससे रिलेटेड फॉर्मूले, ये बेसिकली तुम्हारे मॉडल्स एज सच सिलेबस में नहीं है, तो कोशिश भी करना अगर मिलर और गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूले पर अप्रोच ज्यादा करना, क्योंकि उससे पूछा भी जा सकता है और न्यूमेरिकल इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब तो ये भी है कि तुम लोगों के इंटरनल असेसमेंट ही होना है, तो एग्जाम में भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, मेन न्यूमेरिकल के हमारे टॉपिक वही रहेंगे, कैपिटल बजटिंग रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ईओक्यू पर आ सकते हैं। ईओक्यू याद होगा ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका हमने असाइनमेंट भी दे रखा था। ठीक है, तो अब हम बैक में चलते हैं, जो हमारा पीछे चल रहा था डिविडेंड पॉलिसी। हम टेस्ट ऑनलाइन होंगे? हाँ बेटा, आपका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपका रिजल्ट जनरेट किया जाएगा। किसी स्टूडेंट ने ये डाली तो थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। देखो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, हमें यहाँ पे देखो तुम्हें सारे पार्ट्स मिलेंगे,
हमें सिर्फ जहाँ पे कितने शेयर्स के कौन से इशू हुए हैं इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ शेयर के प्राइस तक ध्यान देना है। लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन पीछे है। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में जो कल होगा उसमें समझाएंगे। अभी हम क्रिटिसिज्म की अब बात करते हैं कि जो एमएम अप्रोच थी उसको भी कुछ पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज किया गया। कौन कौन से पॉइंट्स थे? सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहा कि जो भी परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है, इन रियलिटी किसी भी टाइप की कोई भी परफेक्ट कैपिटल मार्केट एज्यूम एग्जिस्ट नहीं करती है। खुद से देखो, चलो इस अगर हम करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो इस समय कोविड की वजह से थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्टर्ब है, बट अगर हम नॉर्मल कोर्स की बात करें, आज से हम लोग 2-3 साल पीछे जाए, क्या हमारी जो भी कैपिटल मार्केट थी वो क्या परफेक्ट थी? ऐसा नहीं था। उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्लोटिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। और क्या क्या था? टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे थे फर्म को, ठीक है। कोई भी टैक्स रेट जो था या जो भी कॉस्ट वगैरह इनकर हो रही थी उनका एक डेफिनेट परसेंटेज नहीं था, ना ही वो कांस्टेंट थी। और एक और चीज, कंपनी को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नॉट फुल्ली अवेलेबल नहीं थी टू ऑल पर्संस, ठीक है। और क्या क्या क्रिटिसिज्म से? नेक्स्ट पॉइंट, द फर्म हैज टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट व्हाइल इशूइंग सिक्योरिटीज। ये एक बेसिक सी चीज है कि अगर आप अपनी फर्म में कोई भी शेयर का शेयर इशू कर रहे हो या कोई डिवेंचर इशू कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो उस केस में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्सेस डू एग्जिस्ट एंड देयर इज नॉर्मली डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। अब नेक्स्ट हमारा है कि टैक्सेस हर हाल में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना टैक्सेस के हमारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक एजम्पशन की जो हमारी मार्केट है वो टैक्स फ्री मार्केट है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था जहाँ पे इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन था और जो कैपिटल गेन था, दोनों ही केस में जो टैक्स को ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट मेथड से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्म्स डू नॉट फॉलो अ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब तक क्या हम पढ़ रहे थे इसके असम्पशंस, इस थ्योरी के असम्पशंस में कि फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो क्या है? रिजिड है, ठीक है। मींस फिक्स टाइप की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। बट ये सही नहीं था क्योंकि कोई भी फर्म एक रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकती, ऐसे केस में लॉस फर्म का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द इन्वेस्टर्स हैव टू पे ब्रोकरेज फीस एक्सेट्रा व्हाइल डूइंग एनी ट्रांजैक्शंस। अभी हम जो एजम्पशन पढ़ रहे थे एमएम अप्रोच के, वहां पे हम ये देख रहे थे कि जो भी हमारी इन्वेस्टर्स थे या जो भी फर्म थी उन्हें वो क्या थी, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो रही थी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम एज अ इन्वेस्टर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी, और हम खुद से ना करके किसी मीडियोकर या किसी इंटरमीडियरी की हेल्प से कर रहे हैं, लाइक हम किसी क्या बोल सकते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू करा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें ब्रोकर चार्जेस या ब्रोकरेज या जो भी फीस होती है, लाइक ब्रोकर चार्ज जो होता है वो होता है 2.5% और सब ब्रोकर चार्ज 1.5%। तो वो जब भी आप ब्रोकर की हेल्प से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस केस में आपको वो फीस या वो ब्रोकरेज चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर्स में प्रिफर करेंट इनकम एज कंपेयर टू फर्दर गेन्स। आगे आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट है उससे बेहतर जो भी शेयर होल्डर होंगे वो अपनी करंट इनकम को ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों ज्यादा प्रेफर करेंगे? क्योंकि उससे ही उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होना है। फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होना है, कैपिटल गेन क्या होना है, इस पर बात करने से बेहतर है हम, वो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी चीज रिस्क भी है, साथ ही साथ कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। तो इस चीज के लिए शेयर होल्डर क्या करते हैं, जो उनकी करंट टाइम में इनकम हो रही होती है उसको वो पहले प्रेफर करेंगे। बताओ बच्चों, क्लियर है इतना? बोलो। यस मैम। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ। बोलो बच्चों। कोई नहीं बोलेगा। एक चीज और बता रहे हैं, इस टॉपिक के साथ हमारा सिलेबस बाइंड अप होता है, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, कल जब अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर होगा उससे पहले ये देखना
कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो छूट गया हो, ठीक है, या कोई भी न्यूमेरिकल या रिवीजन हम अदरवाइज के केस में स्टार्ट तो करेंगे ही, बट साथ ही साथ ये भी देखना होगा तुम लोगों को कि कोई भी अगर टॉपिक छूट गया है, सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, पूरा चेक करना कि कोई भी पॉइंट अगर छूटा हुआ है तो वो जरूर से देख लेना। या तुम लोग अगर कोई बुक से पढ़ रहे हो, या अगर किसी भी स्टूडेंट के पास कोई बुक है या अपने नोट से पढ़ रहे हो, उस नोट्स में या उस बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम लोगों को ना क्लियर हो, ना समझ में आ रहा हो, तो वो भी बताना, ठीक है। कुछ पूछना है पूछ लो, बोल दो बच्चों, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मैम ये पूछ रही थी कि एग्जाम्स अगर इंटरनल होंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही यूनिट आएगी कि 4 यूनिट आएंगी? 4 यूनिट्स आएंगी। जैसे यूनिट 1 की अगर बात करें, यूनिट 1 में हमारा क्या है, रिस्क रिटर्न है कि नहीं है, रिस्क और रिटर्न है, और हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो उससे बन जाएंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें हमारा कैपिटल बजटिंग है और कैपिटल स्ट्रक्चर है, वहां से हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक कैपिटल बजटिंग से बनेगा, एक कैपिटल स्ट्रक्चर से बनेगा। यूनिट 3 की बात करें तो उसमें वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मॉडल पर और कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेस पर बेस है, तो 2 क्वेश्चन वहां से भी बन जाएंगे, एक डिविडेंड मॉडल से, एक कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस से। यूनिट 4 हमारा पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर है, तो एक क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा एक क्वेश्चन ईओक्यू जो है हमारा उस पर बन जाएगा। पेपर जो भी आएगा अब पूरा 4 यूनिट से ही आएगा। आज देखो, आज हमारे है 11 जून, अभी हमारे पास ये पूरा मंथ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर कल से तुम लोग देख लेना तो कल से, अदरवाइज मंडे से रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तुम लोग ये बताओ कि यूनिट 4 से रिवीजन चाहते हो कि यूनिट 1 से चाहते हो? यूनिट 1 से, ठीक है, यूनिट 1 से ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट इस बार ये भी करना कि अगर कोई क्वेश्चंस हम देंगे, ठीक है, कि लाइक हो तो तुम लोग घर ही पर, बट जितनी देर क्लास चलती है उसके अलावा जो फ्री टाइम मिलता है वहां के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन देंगे तो उसको भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पाएगा सॉल्व तो वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, हेल्प करेंगे, बट स्टिल एक बार खुद से भी अप्रोच करना। क्लियर? मैम जो टेस्ट होंगे मैम कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के या मैम 80 मार्क्स? अब इस पर तो आज से यूनिवर्सिटी तो बेसिकली कल से ही खुल गई थी टीचर्स के लिए, बट कल हम आ नहीं पाए थे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। आज हम आए हैं तो अब हैदर सर से बात होगी। अब ये तो इसका तो कोई आइडिया नहीं है, पता लग ही जाएगा कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर। मैम ऑब्जेक्टिव्स होंगे? अब इंटरनल असेसमेंट में ये तो नहीं कह सकते क्योंकि फाइनल ईयर के तो एमसीक्यू बेस्ड है, बट तुम लोगों के लिए एज सच एमसीक्यू बेस्ड के एज सच कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी होगा पता लग जाएगा, विद इन 1 वीक वेट करो, तब तक अपना रिवीजन स्टार्ट करो, अपने आप एक हफ्ते में पता लग जाएगा। ओके मैम। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास फाइंड अप करते हैं, एक बार सब बच्चे जितने अभी क्लास में हो एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, कुछ रह गया हो तो, क्योंकि आईटी टूल्स ऐसा पेपर है उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, उसकी एक यूनिट तुम लोगों ने असाइनमेंट में ही कवर की है, वो अपने आप कर भी ले जाओगे, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लेना सारा सिलेबस, कि कुछ भी अगर छूटा हो तो वो बताना, और एक और चीज, जो तुम्हारी क्लास में और बच्चे हैं उनसे बोलो जल्द से जल्द अब असाइनमेंट सबमिट करें, टाइम निकल रहा है, बहुत दिन लगा दिए तुम लोगों ने, ठीक है। तो चलो, क्या बेटा? असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होंगे ना मैम? इसी बात है, इंटरनल असेसमेंट में असाइनमेंट तो जरूरी है ना, ये याद रखना, जो जिसका लेट असाइनमेंट आ रहा है उसके मार्क्स चाहे 1-1, 2-2 नंबर से ही वेरी करें, फर्क पड़ेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं टाइमली असाइनमेंट दे दोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। हमने तुम लोगों को 20 मई टाइम दिया था, 20 मई से देखो आज 11 जून हो गई है, 1 महीने ऊपर हो चले हैं, तुम लोगों के एंड से असाइनमेंट सब बच्चों के नहीं आए हैं। तो ठीक है, हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, अटेंडेंस पोस्ट कर देना कायनात बेटा, और एक बार फिर से सबसे कह रहे हैं कि अपना सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके बेटा।